बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे इवनिंग विद फ़रा के साथ मैं हूँ फ़रा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, टॉपिक बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारे गेस्ट बहुत पसंद आ रहे हैं और ये जितनी भी मेहनत है, जितनी भी काविश है वो PWOA ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। जो हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई है, पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन की हमारी जो टीम है वो सारे का सारा डिज़ाइन करती है और मैं और आप सब उनके शुक्रगुज़ार हैं कि इतने अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, इतने अच्छे गेस्ट लेके आते हैं और आप लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हम लोग फ़राहम करते हैं या फिर उनको एंटरटेनिंग टॉपिक जो है वो फ़राहम करते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक के साथ, थोड़ी-सी चिट-चैट के साथ वो सारे टॉपिक होने चाहिए जो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे, आपको वो सारी चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं और जिनको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँ। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, आप कहेंगे वाओ! ज़बरदस्त ये कौन-सा टॉपिक है? इतना अच्छा टॉपिक हमने तो सोच रहे थे, हमारे दिमाग में कहीं चल रहा था और आप ये लेकर आए हैं। तो हमारा टॉपिक है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, नीम हकीम खतरा जाँ। जी हाँ, नीम हकीम खतरा जाँ क्या होता है? क्या होता है? किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है? कहाँ ये लोग पाए जाते हैं और इनको कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? और क्या सारी कहानियाँ हैं इनके पीछे? तो वो सारी जो टॉपिक में जो जितनी बातें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ एक मौजूद मेहमान भी हैं, जो इस शोबे से बहुत सालों से बल्कि ख़ानदान जो नस्ल दर नस्ल या फिर ख़ानदानी जो इस शोबे से मुंसलिक है, उनसे मैं आपका तारुफ़ कराऊँगी। उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ आए। लेकिन इस प्रोग्राम को हमें जो स्पॉन्सर किया है क्योंकि स्पॉन्सर कराना बहुत ज़रूरी होता है, हमें स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को मलका फूड्स ने। तो मलका फूड्स के कुछ कहना है और बड़ा ही अच्छा कहना है, तो मैं आपके साथ थोड़ा-सा इसको शेयर कर लेती हूँ। मलका फूड एक ग्लोबल फूड कंपनी है जो पाकिस्तान और दुनिया भर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में अपने मुनफरिद जायके की वजह से मुनफरिद जायका उनके मसाला जात की वजह से बहुत ही मशहूर हो रहा है और बहुत तेज़ी से मशहूर हो रहा है। मलका फूड्स का कहना है आम खानों से निकल के कुछ नया बनाओ क्योंकि इनके जो मसाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और नए जायके के साथ हैं। मलका फूड्स की लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार, पेशावरी कढ़ाई और पंजाबी तड़का दाल बहुत ही मशहूर है। और एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि मलका मसालों में MSG और ग्लूटेन शामिल नहीं होता, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बुरा है, तो हमारी सेहत का ख़्याल रखता है। तो जनाब जी, आप ज़रूर मलका फूड्स के मसाले इस्तेमाल करें और अपने किचन में अपने खानों को बहुत ही अच्छा और नया जायका दें। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है नीम हकीम खतरा जाँ। ये क्या है, किस तरह से बचपन से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं और आजकल हम अपने मुआशरे में ये सारी चीज़ें बहुत ही देख रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे, मेरे साथ एक मुअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान हैं, नसीम अहमद कासमी। एक माशाल्लाह से कराची में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो कासमिया तिब्बिया कॉलेज के नाम से बहुत मशहूर है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर हिकमत के शोबे से मुंसलिक हुए हैं, बहुत अच्छे अपने मतबखाने चला रहे हैं, अपने क्लिनिक चला रहे हैं और खुशनसीबी ये है कि मैं भी वहीं की एक स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट ईयर है।
तो मैं अपने मौजूद मेहमान से आपको मिलाती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे ज्वाइन कराया। जी सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी वक्त में आपने हमें टाइम दिया और आप इतने एक अहम जो टॉपिक है उस पर बात करने के लिए आए, क्योंकि लोग इस पे बात करने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं ना किसी की रिश्तेदारी दोस्ती वो आड़े आ जाती है। लेकिन आपने जो है इस सच का सामना करने के लिए आपने मुझे बोला कि जी फराह मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आपका तो पहले बहुत शुक्रिया। हर शख्स को सच का सामना करना चाहिए और सच्चाई ही इंसान को उस महराज पे लेके जाती है कि जो हमारे नबी वसल्लम ने हमें तालीम दी है, हमेशा सच के लिए और हमेशा सच ही बोलना चाहिए। और जहाँ तक आपका उन्वान है, और अब मैंने भी इंट्रो में सुना भी कि नीम हकीम खतरा जान, बात यह है कि लफ्ज़ हकीम का जो लफ्ज़ है ना, वो नीम हकीम ये कहना नहीं चाहिए माजरत के साथ, बिल्कुल इसलिए एग्जैक्टली। ये हकीम का लफ्ज़ अल्लाह का सिफाती नाम है। और वो जिसके साथ नीम लग गया वो हकीम तो होगा नहीं ना। यानी कि कोई बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। कहते हैं तो उसको ना डॉक्टर कहें, भाई डॉक्टर क्यों कहेंगे, ना उसको हकीम कहें, ना बिल्कुल। उसको होम्योपैथ कहें, ना उसको फिजिशियन कहें। इसलिए कि वो तो एक अनक्वालिफाइड है और एक दो नंबर है जो वो कर रहा है और लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। ऐसे शख्स को तो मैं कहता हूँ कि उसका सोशल हर तरह से बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि ये सेहत इंसानी का मामला है, एक जिंदगी का मामला सही। है। इसमें कोई भी ऐसा यानी कि हैंकी पैंकी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनक्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं जो अपने तजुर्बात से लोगों को देते हैं, गांव देहातों में दे रहे हैं और वो क्वालिफाइड नहीं है। अगर उनका एतबार है वहाँ के गांव को भी, लेकिन वहाँ पर भी अगर वहाँ के कोई गांव का कोई क्वालिफाइड है तो उसको चाहिए कि वो अपने गांव में देहात में प्रैक्टिस करे, वहां पर अपना वक्त दे, सही। ताकि वहां पर लोगों को सही एक मतलब है कि जानने वाला तबीब जो है वो उनकी सेहत के साथ उनको रखे। हमारे माजरत के ठीक साथ है। के कुछ हमारे सुबह चैनलों पर भी बैठे हुए हैं, मैं नाम तो खैर नहीं लेना चाहता किसी का भी, लेकिन ये है कि बिल्कुल बिल्कुल। वो देखें, क्योंकि हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब बार बार पैमरा को भी लिखते रही और पैमरा ने भी उन चैनल्स को लिखा है कि वो ऐसे क्वालिफाइड तबीब बैठाएं जिनको मतलब है कि वेरीफाई करे हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब, लेकिन उनकी बगैर उनके उसके और वो सुबह बैठाते हैं और वो लोगों की जिंदगियों को मशवरा दे के और उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। माशाल्लाह जी सर, आपने तो अभी थोड़ा सा इंट्रो में ये सारी चीजें बताई, क्योंकि हमारा टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है। आपको पता है कि मैं माशाल्लाह से मैं फख्र के साथ कह सकती हूँ कि मैं कासमिया तिब्बी कॉलेज की मैं तिबिया कॉलेज की मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट ईयर है। ये हमारे सर हैं और बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई नहीं ऐसी फेक है, ये है वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सर है, प्रिंसिपल है, बानी है जो हमारे कॉलेज के, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा सर, जब मैंने एडमिशन लिया, मैं अपनी मिसाल दूं, कहते हैं ना जब बंदे को कोई काम करना होता है तो पहले अपनी मिसाल देनी चाहिए, कि जब मैं आपके पास एडमिशन लेने आई तो मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि 4 साल लगते हैं, इतनी पढ़ाई करनी होती है, इतनी प्रैक्टिस होती है, फिर उसके एग्जाम्स देने होते हैं, फिर आपने दोबारा प्रैक्टिस के बाद फिर लाइसेंस लेना होता है। लेकिन मैंने और आपने ये देखा है कि हमारे मुआशरे में ज्यादातर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफॉर्म से होकर पूरी दुनिया देख रही है। हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया के लिए प्रोग्राम है। हमने देखा है, मैंने देखा है, आपने देखा है कि लोग जो है 2 महीने का कोर्स कर लेते हैं हिकमत का, 3 महीने का कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री ले लेते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की नहीं, वो ले लेते हैं, श्रीलंका की डिग्री ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। श्रीलंका की ले लेते हैं, ऑनलाइन डिग्री ले लेते हैं, $25, $10, $15। उसके बाद वो अपने क्लिनिक खोल लेते हैं। उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस? जी, इसमें मैं आपको वज़ाहत से बताऊंगा। इसमें जो ये डिग्रियां इस तरह की सर्टिफिकेट फासलाती यानी कि जो होता है लोग लेते हैं कि दूर बैठ के अपनी वो डिग्रियां लेते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। श्रीलंका है, मुख्तलिफ ममालिक हैं, लोग थाईलैंड से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कर रहे हैं ये नेचुरोपैथी के नाम पे और मुख्तलिफ अल्टरनेटिव के नाम से इस तरह से। लेकिन उसको हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब वो रिकग्नाइज नहीं करती। कवानीन है, हर मुल्क के कवानीन होते हैं, हमारे पाकिस्तान के भी कवानीन हैं। जिस तरह से अगर एक एमडी करके अमेरिका से आता है तो उसको एग्जाम देना होता है, अगर प्रैक्टिस करनी है पाकिस्तान में तो उसको एमबीबीएस के लिए एग्जाम देना होता है और उसको पीएमडीसी उसका एग्जाम लेती है। इसी तरह हमारी अगर कौंसल है तो उसमें अप्लाई अगर कोई करता है तो फिर वो उसकी वेरिफिकेशन होती है डिग्री की और फिर उसका एग्जाम होगा। लेकिन आज तक अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए जब तक अप्लाई नहीं किया तो वो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 2 नंबर हैं, इलीगल हैं और ये हमारे बहुत माशरे में बैठे हुए हैं। इसके लिए
उसके बाद कानून साजी की है हमारे तमाम सूबों ने, जिसमें हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से। उसका काम ही यही है कि वो ये अच्छा, देखेगी कि कौन सही। यानी कि वो है और वो किसको रिकग्नाइज करती है, और उनके जो चार्टर उसमें लिखा हुआ है बाकायदा, और उनकी वेबसाइट पर भी है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट जो हैं और कौन कौन सी जो रिकग्नाइज्ड है कॉन्सेप्ट हैं जो उनके पास वो करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो उनके तहत अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो क्विक में आते हैं, वो क्वालिफाइड नहीं है, वो चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड अपनी डिग्रियां दिखाएं, लेकिन उनको प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है। लेकिन सर जो लोग क्लिनिक करके बैठे हुए हैं, एलोपैथिक की भी मेडिसिन अपने क्लिनिक पे वो लोग दे रहे हैं, लोगों को लिख के दे रहे हैं, एस्थेटिक का काम कर रहे हैं, जैसे कि इंजेक्ट करते हैं, फेस इंजेक्ट या लिफ्टिंग या जो भी है, तो वो सारी चीजें इनको अलाउ होती है? क्योंकि मैं खुद एक हर्बलिस्ट, मैं एक खुद हकीमा बन रही हूँ, या तबीबा बन रही हूँ, तो क्या मैं कर लूंगी, मेरा 4 साल हो जाएंगे, तो क्या मुझे अलाउ होगा कि मैं एस्थेटिक का भी काम करूं, इंजेक्शन भी लगाऊं, एलोपैथिक भी दवाइयां दूं, या जो लोग कर रहे हैं क्या उनको अलाउ होता है ये सारी चीजें? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। कवानीन है इसके, यानी कि जो हमारे प्रोफेशनल्स, जो हमारी रजिस्ट्रेशन होती है एज ए प्रोफेशनल्स, जैसे पीएमडीसी की होती है, उनकी एमबीबीएस के लिए होती है, हमारी जो 4 साल डिप्लोमा और 5 साल डिग्री कोर्स है उसके लिए होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब करती है। और जितना हमें पढ़ाना, देखिए पढ़ना और चीज है, अगर किसी ने अगर इंजेक्शन लगाना पड़ा है या एलोपैथिक मेडिसिन उसमें पढ़ाई गई है कोर्स में, जैसे बीएमएस स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ने के बाद वो उसकी प्रैक्टिस के भी अलावा हो गए। वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एलोपैथिक की आप एक डिस्प्रिन भी अपने क्लिनिक पे नहीं रख सकते, ना कोई इंजेक्ट कर सकते हैं। सर्जरी, माइनर सर्जरी है, उसके हवाले से पेचीदा मसाइल हैं, उस पर भी हमारा काम हो रहा है कि जैसे लोग हिजामा करते हैं, हिजामा की इजाजत है, कहाँ तक होगी, किस तरह से होगी, उसकी क्या एसओपीज होंगे, वो अभी अंडर पाइपलाइन है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो सब कर रहे होते थे, अब उसके लिए हमने शॉर्ट कोर्स भी डाले, अपने कोर्स में भी उसको डाला है नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब ने, कि ताकि उसको डिटेल में पढ़ाया जाए ना, आउटलाइन के तौर पे नहीं, बल्कि डिटेल में उसको पढ़ाया जाए। अब हमने बाकायदा अपने कासमी तिब्बी कॉलेज में और दीगर कॉलेजों में भी शुरू कर रहे हैं। हम बाकायदा हाउस जॉब कॉलेज में शुरू कर रहे हैं, अपनी जो ओपीडी हमारी डिस्पेंसरी होती है उसमें मेल फीमेल दोनों ओपीडी शुरू कर रहे हैं। जो पास आउट स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह वो हाउस जॉब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले उनको बाहर जाना पड़ता था मुख्तलिफ क्लिनिक पे, वो भी हमने काम शुरू किया। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल था कि जी ये इस तरह से एलोपैथिक दवाएं रख सकते हैं या होम्योपैथिक दवाएं रख सकते हैं, जो जिस फील्ड का प्रोफेशनल है वो उसी डोमेन में रह के और वो सिर्फ अपनी दवाएं इस्तेमाल कर सकता है। और तो ड्रैप आ चुका है कावानी, उसमें भी सख्ती है, वो भी नहीं रख सकते, उसमें सजाएं भी आ गई हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द वो हुकूमत शिकंजे में आएंगे और वो उसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो क्योंकि ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हम इनका नाम नहीं ले सकते। जो देख रहा है वो खुद ही समझ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है। लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म है कि आप इंसानी सेहत के साथ खेल रहे हैं। और जो लोग उनकी बैक पे हैं, जाहिर बात है, देखिए वो जो लोग सारे आम बैठे हुए हैं, बहुत सारे अनगिनत लोग हैं, कोई ना कोई तो उनके पीछे होगा ना उनको सपोर्ट करने के लिए, तभी तो वो बैठे हुए हैं। वो गली कुचों में नहीं बैठे हुए, वो अब सड़क पे बैठे हुए हैं, रोड पे, मेन रोड पे बैठे हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं। वो किस तरह से रजिस्टर्ड हो जाते हैं सर? आप खुद लाइसेंस देने वाले हैं, आप उस कमेटी के अंदर हैं, तो आप बताएं वो कौन से लोग उनको लाइसेंस देते हैं? नहीं, कोई उनके पास लाइसेंस नहीं है इस किस्म के। वो अपने लाइसेंस हैं तो अपने टीवी पे बैठ के प्रोग्राम के अंदर आवेदन कर दें या अपने क्लिनिक्स पे लगा लें। वो दिखा दें कि जी हम नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब से रजिस्टर्ड हैं और हमें इसकी इजाजत है। वो एसओपीज दिखा दें बाकायदा। इसका तो यानी कि एथिक्स बने हुए हैं तमाम कि ये क्या क्या चीज़ें आपके पास डोमेन में आती हैं, क्या आप कर सकते हैं। तो इसके बगैर तो कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। प्रैक्टिस लॉ है बाकायदा, जिस तरह से और लॉज है, प्रोफेशनल लॉज है, इसी तरह हमारा यानी कि प्रैक्टिशनर लॉ है और बाकायदा उसके लिए प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए पास हो जाते हैं, काउंसिल एग्जाम भी ले लेती है, उनको सर्टिफिकेट भी दे देती है पास का। लेकिन पास होने के बाद उन पर लाजिम है कि वो 6 महीने हाउस जॉब करेंगे किसी भी क्वालिफाइड तबीब के पास या हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वो रजिस्टर्ड तबीब होंगे, फिर प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर प्रैक्टिस से पहले अब उनके लॉज आ गए हैं कि बाकायदा हेल्थ केयर कमीशन से वो होंगे। हेल्थ केयर कमीशन के बगैर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं सूबे में भी, अपने अपने सूबे में। तो अब तो कवानीन इतने सख्त आ गए हैं और इतना चेक बैलेंस आ गया, फिर भी अगर कोई करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई अंडर द टेबल कोई इस किस्म की चीजें हैं जो हो रही हैं। उसको हमारी लॉ एनफोर्समेंट लोगों को देखना चाहिए कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट उनको कवानीन को कराना है। उसमें ड्रैप है, हेल्थ केयर कमीशन हैं, ये इनके काम है। ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब का काम नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब पॉइंट आउट कर सकती है, उसको बता सकती है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है अगर वो रजिस्ट्रेशन होते हुए भी इस किस्म के कोई काम करता है।
और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो उनको तो वैसे ही भी उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो वहाँ तो उनको नहीं अप्लाई होगा, चाहे वो बाहर की कितनी डिग्रियां दिखाएं। इसी तरह से मैं कहना चाहता था जिस मौके पे कि जो बैठे हुए हैं, सुबह हमारे यहाँ बैठे होते हैं, कभी वो होम्योपैथिक डॉक्टर बने हुए थे, आजकल हर्बलिस्ट बने होते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें बन जाते हैं और वो इस तरह से टिप दे रहे होते हैं। मैं माजरत के साथ बता दूं कि तिब्ब यूनानी कोई भी टिप्स पे नहीं है, ना ही बिल्कुल है। बिल्कुल ये इसका स्कूल ऑफ थॉट फलसफा बिल्कुल अलग है। ये वेरी टू वेरी, पेशेंट टू पेशेंट करता है। ये इस तरह से नहीं हो सकता किसी का इलाज। हालांकि मुझे कई दफा ऑफरें हुई हैं कि आप मॉर्निंग शो में, मैंने कहा मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता, ना मैं इसका हामी हूँ कि मैं आऊं, मैं तो लोगों को टिप दूं। लोगों को मैं अमराज के बारे में आगाही के लिए तो मैं आ सकता हूँ अवेलेबल, लेकिन उनको नुस्खे नहीं दे सकते, इसलिए कि हर एक आदमी का टेम्परामेंट, मिजाज, हमारे यहाँ तिब्बत यूनानी का फलसफा स्कूल ऑफ थॉट है, तो हर एक का काम के हिसाब से उसका मर्ज दूसरा है, उसका इलाज भी दूसरा है। उसको हम कैसे टिप दे सकते हैं कि जो आजकल लोगों को नुकसान हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। अगर कोई क्वालिफाइड भी जाके सुबह मॉर्निंग शो में इस तरह के करता है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको चाहिए अपनी इस्लाह करे और अपने फन के ऊपर बिल्कुल कमांड के साथ बैठे और उसको बताए कि जनाब ये हर एक को नहीं हो सकता। जिसी तरह एक दो गोली आपको डिस्प्रिन के लेने के लिए कहा जाता है कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें, तो हिदायत तो डॉक्टर से मिलने के बाद ही होगी ना, या घर बैठे आपको तो नहीं सैंपलिंग करके और हिदायत मिल जाएगी। तो ये मैं कहता हूँ, मैं अपने मीडिया के लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि उनसे कि वो इस किस्म का खुदारा, पैसे तो हर चीज में मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये सेहत का मामला है, हमें सेहत के मामले में कोताही नहीं करनी चाहिए और वहाँ क्वालिफाइड को बिठाएं और टिप्स के ऊपर बिल्कुल भी इलाज ना करें लोगों का। टिप्स से लोगों के नुकसान हो सकते हैं। हाँ, खाने के बारे में बता सकते हैं कि ये ग़िज़ाएं हमारे अंदर जिस्म में क्या तब्दीली लाती हैं, ग़िज़ाएं क्या लाती हैं, फ्रूट क्या लाती हैं हमारे तब्दीली, ये हमें क्या बेनिफिट इनसे होते हैं, उसके बारे में तो आप आगाही दे सकते हैं, लेकिन आप एज ए इलाज किसी मर्ज के बारे में वो खुदारा वो ना करें। ये तबीब को, मुआलिज के पास उनको जाके अपना इलाज करें, घर बैठे इलाज नहीं होता, तबीब के पास जाना होता है या उससे डायरेक्ट रजू होना होता है, अपनी रिपोर्ट्स और अपनी पूरी तफसील बताने के बाद फिर अपने इलाज के लिए रजू करें डॉक्टर वकील से। अच्छा सर, पूरा हमारा मुआशरा जो है वो मोटापे से परेशान है, वो बहुत ज्यादा स्किनी है, वो भी पतला होना चाह रहा है। तो हमारे बहुत सारे जो हकीम साहब हैं या जो हिकमत में जो लेडी खवातीन जितनी भी हैं, जो डॉक्टर्स, एक तो ये डॉक्टर्स कहलाते हैं सबके सब, ठीक है, वो आपने तो बता दिया कि वो डॉक्टर्स नहीं कह सकते उनको, तो वो लोग जो है मोटापे का इलाज ऑयल से करते हैं। मेरी समझ में आज तक नहीं आती कि ऑयल आप पी के, ऑयल को खा के आप पतले कैसे हो सकते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? आप तो माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, एक पूरा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इतने लाखों स्टूडेंट आपके नजर के नीचे से माशाल्लाह से हिकमत पास करके गए हुए, मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ। तो ये क्या तेल वाकई में, क्योंकि मैं भी बड़ा, मुझे शौक है पतला होने का, तो मैं तेल पी पी के पतली हो सकती हूँ? लाखों रुपए का तेल बेच रहे होते हैं, इसके बारे में बताएं कुछ। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जी शोर जानता है कि उसका मोटापा किस वजह से बढ़ा। हर शख्स जानता है अपना मोटापे का वो इलाज खुद कर सकता है, लेकिन पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसने ये मोटापा क्यों ला दिया। या तो वो ऐसे खाने खाता है, खाने के बाद उसको कंज्यूम नहीं करता, यानी कि चलता फिरता भी नहीं है, बैठा रहता है, फिर खाने के ऊपर कोल्ड ड्रिंक है और पता नहीं ग्रोथ और ये और वो जंक फूड वगैरह ये चीजें, तो उसको जब पता है कि वो ये चीजें नहीं छोड़ सकता, तो ऐसा तो घर बैठ के या वो सोचे कि ये ऑयल पीने से, ये चीजों से वो पतला या दुबला या उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है ये। मेरा सवाल ये है कि इतना महंगा तेल है, 20,000 का तेल है, तो मैं तो पतली होंगी ना। तेल की आप कॉस्ट तो देखिए, 20,000 रुपए का है। नहीं, मैं कहता हूँ अगर पैसे से अगर जिंदगी और सेहत खरीदी जाती तो कोई अमीर जो है वो बिल्कुल बीमार नहीं होता और गरीब बेचारे कहाँ रुल रहे होते। और आप जो देखें कि आज जो खवातीन या जो हैं जो काम नहीं करते हैं, मर्द हजरात या खवातीन जो भी हैं, वो घरों में काम नहीं करते हैं, वो अपने नौकरों से कराते हैं। नौकर क्योंकि काम कर रहा है तो वो स्मार्ट होता है, नौकरानी स्मार्ट होती है, और बेगम साहब और साहब जो है वो बीमार होते हैं और मोटे होते हैं। तो पहले तो ये मैं इसको ही कहता हूँ कि जिन्हें वो अपनी बीमारी, वो नहीं, मैं इसको बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करता हूँ। ऐसा कोई तेल नहीं है। आप अपने, अगर आपको चाहते हैं कि अंदर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई ना बढ़े, तो सिर्फ सरसों का तेल एक ऐसा तेल है कि जिसको खाने में अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता और उसमें यानी कि चिकनाहट भी नहीं होती, तो वो आपके वेट को नहीं बढ़ाएगा। एक, लेकिन जब तक कोई शख्स वॉक नहीं करता है, अपने कंज्यूम नहीं करता है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तेल से या किसी ऐसी चीज से वो पतला हो जाएगा।
तो ऐसे जो लोग हैं वो लूट रहे हैं ओके, लोगों को, अच्छा। और इनके खिलाफ तादीबी हाँ, हाँ, कार्रवाई हाँ। होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसे हुँ, हुँ, लोगों हुँ। को जेर हिरासत करके उनको कड़ी सजाएं देनी चाहिए, ताकि वो इबरत का निशान हो जो ऐसे बिल्कुल। काम करते हैं। बस यही कि लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि जो महँगी चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, आप अपने शुगर का इलाज, आप कैंसर का इलाज लोग तेल से कर रहे, ऑयल से कर रहे होते हैं। ऑयल पी लो तो मैं सही जाऊँगा, मेरी ये समझ में बात नहीं आ रही होती, और हम उन्हें क्या कहें, क्योंकि उनकी वो समझ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा महँगा ऑयल है या बहुत ज़्यादा महँगी ये वाली जड़ी-बूटी है, तो हमें इसको निजात देगी। ये ऐसी चीज़ें तो मैं बहुत ज़्यादा देखती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और सवाल है सर आपसे, क्योंकि कोविड है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ इसका रेशो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी है, ये खत्म नहीं हुआ। अच्छा, सना मक्खी को बड़ा बेचा गया था, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरी नॉलेज बहुत कम है, बिल्कुल ही हकीर सी है, नाकिर सी है, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा था, सना मक्खी आपके पेट को सही करता है, आपके स्टमक को सही करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। तो कोरोना की वजह से सना मक्खी को बहुत बेचा गया, महंगी हो गई, तो आप ज्यादा जानते हैं, क्या सना मक्खी का वाकई ये कोरोना में इसका इलाज था? देखिए, एक तो बात ये है कि माज़रत के साथ कि हमारी जो तिब्ब नबवी के नाम पर और ये इस्लामी उसके नाम पर जो हमारे लोगों की इमोशन से और उनसे खेला जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार्ट के जो मरीज़ थे उनको तबीब के पास भेजा कि जाएँ इनके पास अपना इलाज करवाएँ। वो रेफ़र करते थे, जबकि वो खुद बिल्कुल, तबीब भी बिल्कुल। थे। अल्लाह ने उनको हिदायत भी दी हुई थी और उनको ऐसी चीज़ें भी दी हुई थी। फिर भी उन्होंने कहा कि अपने बेशक, जाओ, और अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तबीब यानी कि होता, मौलिज होता। अगर बिल्कुल। मिनाजन का दर्जा किसी को मिलता है नबूवत का, तो वो किसी तबीब को मिलता। तो इतनी बड़ी वो चीज़ है, तो हमें उसके लोगों के इमोशन से नहीं खेलना चाहिए, हमें उनको सही और सच्ची बात बतानी चाहिए। तो यहाँ मैं ये बता रहा बिल्कुल। हूँ कि सना मक्खी जो है वो इस किस्म के इलाज के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनको यानी कि कब्ज़, पेट की बीमारियाँ हैं, या वो लोग इस्तेमाल करें और अपनी मतलब है कि डिटॉक्सिक करें, अपने ब्लड को प्यूरिफाई करें, वो करें। तो यहाँ पर तो वायरस है ये कोई बैक्टीरिया थोड़ी है जो उसमें फ़ायदा करेगी। ये वायरस है, और ये वायरस है पूरी दुनिया में इस वक़्त है, और जो सिंथेटिक वायरस है, और ये सिंथेटिक हमारे जिस्मों में हो रहा है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको ये मुतासिर कर रहा है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो हमारे नबी वसल्लम ने बताई हैं, हमारी कुरान में है, ग़िज़ाओं का, शहद का और फलों का, खजूर का, अनार का, इनका ज़िक्र है, तो उनको इस्तेमाल करें ना फिर, अगर आपने करना है। और आप देख लें जितने एमपी, एमएलए जो बीमार पड़े या वज़रा बीमार पड़े, जब वो यही बताते रहे कि हम तो अपना देसी यही चीज़ें लेते रहे। उन्होंने किसी ने नहीं बताया कि सना मक्खी का इस्तेमाल कर रहे थे, हमसे उससे फ़ायदा हो गया। तो इसका मतलब ये जी, हुआ कि जी। लोगों को साथ इमोशन के साथ झूठ बोल के लोगों को इस तरफ किया जा रहा है, और इसको तिब को बदनाम करने की साजिशें हैं ये सब बातें। इसमें बिल्कुल मैं इसको रद्द करता हूँ कि इसमें कोई है, बाकायदा हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने इस बारे में एक पूरा एक सर्कुलर और एक पेज जारी किया, जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया गया कि सना मक्खी के बारे में पहले अपने मालिक से पता करें, वो आपको रहनुमाई और गाइडेंस देंगे, तो फिर आप उसके बाद इस्तेमाल करें, ऐसे बेदरग इस्तेमाल ना करें। और जिसको उसको कीमत बढ़ा के, वही बात है कि हमेशा हमारी उससे इमोशन से लोगों को यहाँ पर वो किया जाता है परेशान कि इनकी डर बेचो, इनको खौफ बेचो। तो डर और खौफ में मुब्तला करके उसको पैसे को कमाने का ज़रिया बनाया। अल्लाह इनको हिदायत दे। ये तो अल्लाह से माफ़ी माँगने का वक़्त था, और है कि सही, इससे अल्लाह ताला ही निजात बिल्कुल, दिला सकते हैं, और पूरी दुनिया इसमें ज़ाहिर है बिल्कुल, मुतासिर है, बिल्कुल। और इसको मैं जी, समझता हूँ जी। कि इसको हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए। सही। तो आपको क्या लगता है कि जो जितने भी हिकमत खाने जो खुले हुए हैं या डॉक्टर्स जितने भी बने हुए हैं ये लोग, तो उनके जो लोग जाते हैं उनका ज़्यादा कसूर है, जो हिकमत खाने खोल के बैठे हुए हैं उनका कसूर है? क्योंकि लोग भी तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सोशल देखिए मीडिया पे बहुत कसूर ज़्यादा तो एक्टिव होने की वजह से होता है। देखिए कसूर दोनों का है। सबसे ज़्यादा आवाम का है कि जो मरीज़ उनके पास चल के जाता है, उसका ज़िम्मेदारी ये है कि वो जाने से पहले ये देखे कि ये क्वालिफ़ाइड है। उसको आज तो दुनिया इतनी ज़्यादा हो गई है, अब तो मरीज़ भी माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, वो सर्च भी करते हैं बीमारियों को भी, चीज़ों को भी। तो वो जाने से पहले अपने तबीब के नॉलेज के बारे में जानें कि ये वाक़ई क्वालिफ़ाइड है, मैं इसके पास जा रहा हूँ, ये रखता है इसका तजुर्बा, इसका जानने वाला, या इस काउंसिल से रजिस्टर्ड है, इसका इस हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, तो उसके पास जाए ना। क्यों वो किसी के पास गैर के पास जाता है? ये तो उसका कसूर है। ठीक है। और वो जाएगा तो जब उन्हीं को फ़रोग़ देने के लिए तो फिर वो बैठे हैं ना कि भई, अगर वो तो कहते हैं कि जो पूछ ही नहीं रहा कोई इनसे आके। कोई इनसे ये नहीं पूछता कि भई आपने पढ़ा कौन से कॉलेज से, आपने पढ़ा, आपने डिग्री कहाँ ठीक से है, ली है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से, ठीक आपको है, सर्टिफ़िकेट हाँ। मिला है।
बस वो लोगों का भी हम्म। कसूर है और उनका, दोनों का ही कसूर है। अच्छा, और एक सवाल ये था कि जो लोग कहते हैं कि हमने 6 महीने का कोर्स किया, कोर्स कहते हैं, हिकमत को कोर्स कहते हैं, जबकि आपको पता है, आप तो जाहिर बात है चलाते हैं, एक पूरा कॉलेज चलाते हैं, और वो फेडरल गवर्नमेंट से उसके एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि मैं उसकी गवाह हूँ, मैंने एग्जाम्स दिए हुए हैं, पूरा एक सिस्टम है। और माशाल्लाह से कासमी तिब्बी कॉलेज का एक आपने हॉस्पिटल भी अभी बनाया, मैंने जो देखा, आपने भी शिफ्ट किया हुआ है जौहर में, पूरा का पूरा हॉस्पिटल भी उसमें बना हुआ है, पूरा सेटअप है। तो सर, लोगों को ये बड़ा आसान लगता है कि मैंने ये जो कोर्स कर लिया 3 महीने का, 6 महीने का, लोगों को बताते मैंने तो 11 महीने का किया, मैंने तो 3 महीने का किया। तो उसको अभी आपने बताया था इंट्रो में, थोड़ा सा और बता देंगे, 2 महीने 3 महीने का होता है, या इसको क्या मैं गलत हूँ कि 4 साल का होता है? कि कहाँ कहाँ कौन लोग ये सही हैं जो मुझसे बहस कर रहे होते कि नहीं हमने 3-4 महीने का किया, तो मैं कहती नहीं भाई, मैंने तो एडमिशन लिया, वो 4 साल का है। तो उसको थोड़ा सा आप डिफाइन करें, ताकि जो लोग नहीं समझ में बात आती है उनके ये बात समझ में आ जाए। देखिए, पूरे पाकिस्तान में नेशनल काउंसिल फॉर तिब्स जो है वो 36 तिब्बिया कॉलेजेस हैं। कराची में टोटल सिर्फ एक ही है। सिंध में टोटल जी 5 जी हैं, 2 जी हैदराबाद में है, एक जी मोरो में है और एक लाड़काना में। सिर्फ सिंध में जी 5 हैं। इन कॉलेजों से जो पढ़ेगा तो 4 साल का डिप्लोमा कोर्स है ये, और ये मैट्रिक साइंस के कोर्सेज होगा, बाद हाँ ही इसको मिलता है। ये दाखिला इसमें जी। मिलता है। 4 साल इसमें होता है, हर साल एग्जाम होते हैं, और हर साल जो है जी। कॉलेज वाले भी इंटरनल एग्जाम भी लेते हैं, वो भी लाजमी इसका हिस्सा है। हम्म। क्योंकि जो इंटरनल जी। एग्जाम नहीं देता उसको फाइनल एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं है, ये कानून है बाकायदा। तो इसका मतलब है कि कितना चेक एंड बिल्कुल। बैलेंस है पढ़ाई का भी और एग्जाम का भी। उसके बाद जो दूसरा कोई रिकग्नाइज करता है, जिसको रजिस्ट्रेशन काउंसिल भर्ती भी देती है, लेकिन एग्जाम उनकी यूनिवर्सिटीज लेती हैं, वो 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, उसको BEMS, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी कहते हैं। उसमें अभी जी। जो रजिस्टर्ड रिकग्नाइज्ड है वो कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी है। अब जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने अप्लाई कर दिया, वो मंजूर हो गई है, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन उनको बाकायदा कोर्स की इजाजत है, तो वो अभी उनका बैच, दूसरा बैच बल्कि अब यानी कि अंडर स्टडी में है, उन्होंने शुरू किया जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है BMS। अब ये इसकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये बाकायदा ये मास्टर प्रोग्राम है, लेकिन उसको कहते हैं तो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी है, लेकिन ये मास्टर प्रोग्राम है, क्योंकि 1 साल का हाउस जॉब होके ये 6 साल का दौरानिया है, और इसके बाद MPhil और PhD भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हमने है। हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ा और किया हमने। नहीं सर, जी। इसके बारे में और मजीद मालूमात लेंगे, फिर थोड़े से सवालात की तरफ चलते हैं, फिर क्योंकि हम लोगों के लिए भी रहनुमाई के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सर, सवाल ये है कि कैंसर की जो लास्ट स्टेज होती है, बहुत लोग, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है कि सारे घर वाले, वो मरीज खुद, सबके सब कहते हैं कि पैसा चाहे चला जाए लेकिन मैं ठीक हो जाऊं। मैंने यहाँ पर देखे हैं बहुत सारे हकीम जो है कहते हैं 100% जो है हम शर्तिया इलाज करेंगे, उन घर को, फैमिली को लूट लेते हैं, वो इतना पैसा ले लेते हैं। आप बताएं, क्योंकि 100% तो अल्लाह के पास इलाज है, वो डॉक्टर भी नहीं कह सकते, लेकिन लोग यहाँ पर बड़ा दावा करते हैं। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, या वो जो मरीज जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिली, उसको लोग, उसको क्या आप एक, आपकी बात जो होगी वो दिल पे लगेगी कि जो 100% का दावा करते हैं, उनके लिए कोई बात बोले कि उनको खुदा का खौफ आ जाए कि क्यों 100% का वो दावा करते हैं? जहाँ तक आपने कहा कि शर्तिया इलाज, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। जब हम लिखते हैं एज ए मौलिद, हम ये लिखते हैं बाकायदा हुवल शाफी, इसका मतलब है कि अल्लाह ही शिफा देने वाला है। जब मैंने ये लिख दिया और मेरा ईमान है, तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं शर्तिया इलाज करता हूँ? नंबर 1, मैं शर्तिया इलाज का दावेदार हो ही नहीं सकता। मैं एक नज़ले के मरीज को नहीं कह सकता कि आपका नज़ला कल ठीक हो जाएगा, मैं आपको दवा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपने इल्म की रोशनी में, जो हमें इल्म है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है और हमने सीखने की कोशिश की और सीखा है, उस इल्म की रोशनी में हम मरीज की रोदात सुन के, उससे बात करके, फिर हम अपने इल्म की रोशनी में एक दवा तजवीज़ करते हैं, और फिर हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं नतीजा। इसी तरह से जब इंसान एग्जाम देता है, तो क्या उसको पता होता है कि वो पास हो जाएगा? बड़े बड़े अच्छे हैं जो बहुत अच्छा इम्तिहान बिल्कुल देने नहीं के सर। बाद भी नहीं हो सकते। सिर्फ ये कि कितने नंबर आएंगे ये पता होता है, चले पास भी हो जाएंगे तो ये नहीं पता कि नंबर कितने आएंगे। तो ये नतीजा हमेशा सही बात। छोड़ देना चाहिए जो उसका मालिक हो। तो मेरा मालिक, हमारा मालिक सबका अल्लाह ताला है, तो वही शिफा दे सकते हैं। बेशक। एक दूसरे ये कि हम जो दावेदार हैं शर्तिया इलाज के, उनको बिल्कुल रिग्रेट करते हैं, और हमारी कौंसल भी इस बात की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स जो हमारे बना हुआ है इसमें, कि ज़ाब्ता अखलाक भी बना हुआ है बाकायदा, कि इसमें क्या क्या आप मरीज से बात करेंगे और क्या क्या आप कह सकते हैं। दावे बिल्कुल नहीं कर सकते, ना आप इसके माहिर हैं। फिर कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स किया भाई आपने, कोई आपका रिसर्च वर्क है जो आपने ये कैंसर का इलाज है। फिर कैंसर का इलाज जब ये डायग्नोज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी बायोप्सी हो चुकी है,
अब वो उसके बाद लाइलाज होके आया कि जिस डॉक्टर ने उसको कहा है कि अब आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी उसका काम होगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगे। आप 6 महीने 8 महीने जिंदा रह सकते हैं अगर ये आप सही। कीमोथेरेपी यही करा सकेंगे। तो वो बेचारा परेशान होकर तबीब के पास आ जाता है। हालांकि तबीब उससे पहले भी अक्लमंद सही। होता है, लेकिन वो समझता है कि अब ज्यादा अक्लमंद मुझे तबीब ढूंढ के मैं पहुंच जाऊं उसके पास। फिर वो क्वालिफाइड तबीब के पास पहुंचता है। अगर वो ऐसे तबीब जो उसके दावा करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि बाकायदा उसको माफी मांगे और कहें कि जनाब हम कोई दवा अगर दे रहे हैं तो ये जैसा समझ लो कीमोथेरेपी है, उसके हम ट्रीटमेंट के तौर पे हम दे रहे हैं अपनी इल्म की रोशनी में। शिफा मिन जानिबल्लाह है, अल्लाह से ही मांगो। आप भी अल्लाह के रास्ते में सबका खैरात करो। तो मेरे लिए भी और मौलिज को भी चाहिए मरीज की दुआ करे, और मरीज को भी चाहिए मौलिज के लिए दुआ करे कि या अल्लाह मुझे इसको दवा को और इस मौलिज को मेरे लिए जरिया शिफा बना। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद आपको शिफा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये दावा करें कि मेरी दवा से फायदा होगा, मैं जो दवा दे रहा हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल कतई इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ इस दावे को ना। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बाकायदा। वो लोगों को लूट रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और ऐसे लोगों का मुझे सिर्फ वो दिखा दें स्टडी चार्ट और जो बाकायदा एविडेंस के साथ कि उनको डायग्नोज होने के बाद, बायोप्सी होने के बाद उन्होंने इलाज किया हो और वो बता सके। क्योंकि कैंसर का तो हजारों साल पहले ही हमारे किताबों में लिख दिया गया कि इसको छेड़ो नहीं। छेड़ोने से मुराद ये है कि इसको चीरा वीरा मत लगाओ, इसको जहां पर है अगर जो है तो अगर मालूम हो गया उसकी अलामत से, हम और भी चीजें जरा हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैंसर की तरफ जा रहा है। कोई किसी को रसौली है, कोई सिस्ट हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया है, तो वो छोटे से इसका साइज बड़ा हो रहा है और खून में उसकी चेंजेस आ रही हैं, तो हमें इसको फौरी तौर पे समझ लेना चाहिए कि ये समथिंग रॉन्ग उधर जा रहा है ये। अब उसको कंफर्मेशन पे ना जाए, अगर कंफर्मेशन पे जाएगा तो फिर संभालना मुश्किल है, फिर नहीं हो सकता। हाँ, उस वक्त जब वो है तो उसमें हम चाहिए कि हमें उसके गिर्द हिसार, यानी कि गिर्द, यानी कि जैसे फौजी है ना, यहाँ पर पता है कि यहाँ पर ये मुजरिम छुपा हुआ है, उसके गिर्द जो है ना हिसार करते हैं, चेक पोस्टें बना के उसकी पकड़ने की कोशिश करें कि उसको बाहर ना आने दें। तो वो लाइफ जितनी भी गुजरेगी वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि ये लाइफ मेरी टाइम गुजर गया मेरा, मुझे थी रसौली लेकिन मुझे तंग नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस तरह का इलाज तो हो सकता है, लेकिन इस तरह के दावे मुनासिब नहीं है। सही, बहुत अच्छी बात सर। एक दफा दोबारा बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम को मलका फूड्स ने जो है वो स्पॉन्सर किया हुआ है। मलका फूड्स के कुछ कहना है, बड़ा ही अच्छा कहना है। मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है जो पाकिस्तान और दुनिया भर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में अपने मुनफरिद जायके और मसाला जात की वजह से बहुत ही मशहूर है। मलका फूड्स की लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार, पेशावरी कढ़ाई और पंजाबी तड़का दाल जो है वो बहुत ही मशहूर है। और एक खास बात यह है कि मलका फूड्स में MSG और ग्लूटेन शामिल नहीं होता, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत बुरा है। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि हमारे साथ सर मौजूद हैं, नसीम कासमी साहब मौजूद हैं, और वो सेहत के हवाले से ही बात कर रहे हैं, वो सारी बात कर रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सर, हमारे मलका फूड्स की जो बास्केट है, जो मलका फूड्स की मोहब्बत है, वो आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा नजराना, छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, क्योंकि आप सेहत की बात करते हैं तो हम मलका फूड्स भी सेहत के हवाले से आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, तो ये इंशाल्लाह आपके घर पहुंच जाएगी। अच्छा सर, एक दूसरी बात आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते, जब आप हमारे साथ, मैंने बताया कि आप हमारे साथ हैं, तो लोगों के बहुत सारे सवाल आता है, वो पूरी दुनिया आपको देख रही है, ऑस्ट्रेलिया के समेत, तो बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे मसले हैं। अच्छा, हर कोई बंदा ये कह देता है कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा वजन घटता जा रहा है, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तो मुझे तो शुगर है। शुगर को डायग्नोस, जो घर में बैठे हुए लोग जो मेंटली परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या निशानियां होती हैं, उनको पता लगे कि हाँ मुझे शुगर है और मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपसे हमें कुछ फायदा उठाना है, कुछ ऐसी निशानियां बता दें। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि एक तो ख़ास तौर पे हर शख्स को इतना तो पता होता है कि वो अपना लाइफ स्टाइल कैसे गुजार रहा है। जब उसको लाइफ स्टाइल के बारे में अपने पता है और उसकी एज जो है 35 प्लस हो गई है ख़वातीन में और मर्दों में 40 प्लस हो गई है, उनको बग़ैर किसी रिकमेंडेशन के अपने जो रूटीन टेस्ट हैं जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, वो टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को अपने ब्लड प्रेशर का बीपी ऑपरेटर्स अपने घर में रखें ताकि उसको भी चेक करते रहें। अपने खाने पीने के स्टाइल को, अपने लाइफ स्टाइल को, रहन सहन को, उसको बिल्कुल मॉनिटर करें तो वो क्या, कहाँ और कैसे गलतियाँ कर रहे हैं। अगर वो उन गलतियों को सुधारते हैं और बेहतर करते हैं तो मैं समझता हूँ उनके टेस्ट इंशाल्लाह नेगेटिव ही आ रहे होंगे। लेकिन जो इनको इग्नोर करते हैं और जिस किस्म का लाइफ स्टाइल गुजारते हैं कि खाने के बाद टीवी के आगे बैठ जाना, फिर वहीं लेट जाना, वहीं सो जाना, और अपने खाने पीने में मतलब है कि जंक फूड का इस्तेमाल, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं,
तो वो जो हैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब कर रहे हैं और उससे उनके ये अमराज होने का उनका खतरा लाक हर वक्त मौजूद है। फिर वो अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी देखें कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में क्या उनके माँ बाप, बहन भाई या उनके अजीज रिश्तेदार जो थे ससुराल में अगर शादीशुदा हैं तो वो सब चीज़ें ये मॉनिटर करने के बाद सब चीज़ें रखें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंसान को खुद पता होता है, हर शख्स को पता होता है कि उसके साथ वो खुद अपने साथ क्या कर रहा है और उसके साथ क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी उसको चाहिए कि वो लेबोरेटरी टेस्ट कराता रहे अपनी, जैसे मैंने एज बताया कि इस एज में ये करा लेना सिम्टम चाहिए। क्या होते हैं? सिम्टम क्या सिम्पटम्स होते हैं? मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। बता दो मुझे, अब ये शुगर होना है। पेशेंट को हाँ अगर जी किसी को बार-बार अगर किसी को पेशाब हो रहा है, बार-बार रातों को जी उठ के वो जी। पेशाब कर रहा है, हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल 100% नहीं है क्योंकि वो शुगर के मर्ज़ में ही ऐसा होता है। ये इरिटेशन उसके यानी हाइपर सेंसिटिव अगर उसके नर्वस सिस्टम हो जाए, तो उस सूरत में भी हो जाता है। अगर या किडनी में हमारे गुर्दों में ठंड जो बैठ जाती है, जिसको हम बरूदत कहते हैं हमारी तिब्बी इस्तिलाह में, ये तिब्बी यूनानी में अगर वो हो जाए तो उससे भी होता है कि अगर जैसे एसी में लेटा हुआ है, उसकी कमर पे बहुत ज़्यादा एसी की हवा लग रही है गुर्दों की साइड पर, तो उससे भी उसको बार-बार पेशाब उठ जाएगा। उसका ये मतलब नहीं कि उसको शुगर हो गई है। लेकिन वो क्रॉस चेक के लिए वो सब चीज़ें वो अपने ये देखे और जाके टेस्ट कराए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को, हर अलामत को उसको, क्योंकि हम अलामत अगर हम उसको बताना शुरू कर देंगे इस तरह से, तो हर शख्स खौफ में मुब्तला हो जाएगा और वो परेशानी में आ जाएगा कि मुझे शुगर और वो ये वो चीज़ें हो गई हैं। तो हम उसको ये बता रहे हैं कि वो, जैसे मैंने अपने शुरू में ये बात कही कि हर शख्स को पता होता है वो कहाँ गलती कर रहा है। तो उन गलतियों को वो समझे कि वो कहाँ उसने गलती की हैं और कहाँ वो ओवर इग्नोर कर रहा है अपनी चीज़ों को, कि वो इन चीज़ों को लाइटली ले रहा है। वो अपने आप को फिज़िकल फ़िटनेस रखने के लिए उसको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में, खाने-पीने में तेज़ मसालों का इस्तेमाल ना करे, ओवर मतलब है कि गैर मियारी तेल घी इस्तेमाल ना करे, इसी तरह से लाइफ़स्टाइल को बेहतर रखे। उसके बाद वो अपने चेकअप भी कराता रहे। अलामतों पे अगर हम ज़्यादा उसको ज़िक्र करेंगे या उसको बताएँगे तो वो खौफ में, हम एक पेशेंट को, एक आदमी को, एक आम मुब्तला हो आदमी को जाएगा। खौफ में मुब्तला करेंगे। तो हमें ये बेहतर चाहिए कि हम उसको खौफ में नहीं, खौफ से निकालें। उस खौफ से निकालने के लिए उसकी सही। काउंसलिंग होनी चाहिए। उसकी काउंसलिंग हमें, मीडिया को यही चाहिए कि हम उनकी काउंसलिंग करें कि उनको क्या करना चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें, ताकि वो ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें, शुगर के अमराज से बचने की कोशिश करें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को मेंटेन करें, ताकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी लाइफ़ को बिल्कुल अपनी सही। यानी कि उसको बेहतर बना सकते हैं और इसका हिसाब पूछा जाएगा। रब ने बिल्कुल कहा है, हमारे उसमें है हदीस में भी, कि आपके जिस्म के बारे में अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा कि मैंने ये अमानत तुम्हें दी थी, तुमने इसकी किस तरह से हिफाज़त की है, कैसे इसका सही, इस्तेमाल किया। सही, सही। अच्छा सर दोबारा से उस तरफ मैं आ जाती हूँ कि जितने भी जाली क्लिनिक, हिकमत खाने, हकीम जितने भी हैं, उनको कौन चेक करेगा? कौन उनकी डिग्री चेक करेगा? कौन उनसे पूछेगा कि आपने ये कहाँ से लाइसेंस लिया या क्यों नहीं लिया? कौन पूछेगा? वो कौन शख्स है? ये कौन देखिए, इदारा ये है? कौन-सा इदारा है? 3 अदारे हैं, 3 अदारे हैं जो सबसे बड़े इस वक़्त अदारे हैं, जिनका काम ही यही है। सबसे पहले नेशनल काउंसिल फॉर, दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर कमीशन, हर सूबे की अलग-अलग नाम है, पंजाब है तो पंजाब हेल्थ केयर, सिंध है तो सिंध हेल्थ केयर, बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान हेल्थ केयर, और अगर केपीके है तो केपीके हेल्थ केयर कमीशन पूछेगा। इसी तरह से ड्रैप ऑफ पाकिस्तान जो है, वो भी आ चुका है, वो उनको दवाइयों के बारे में सैंपलिंग उठा लेगा उनकी, अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अगर एलोपैथिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब बाकायदा उनके एसआरओ आते जा रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर या कोई होम्योपैथ, यानी कि ये हर्बल मेडिसिन या ये नेचुरल मेडिसिन के नाम से इनको इस्तेमाल नहीं करा सकता, ना प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये सब आ रहा है, मीडिया पर भी आ रहा है और बाकायदा ये नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं बात कहूँगा वहीं कि मीडिया भी इसको चाहें कि ऐसे लोगों का सद्देबाप करें, उनके पीछे जिस तरह से हमारे इकरारुल हसन साहब जाते हैं, मैंने उनका नाम ले लिया है, जो वो पसंद नहीं, है नहीं, कि वो माशाल्लाह वो बाकायदा बहुत अच्छा वो काम वो करते उसकी, हैं। जी हाँ, बहादुर वो शख्स उसकी हैं, वो तह तक बहुत अच्छा पहुँचते काम हैं और करते हैं, मैंने हम कभी सबको नहीं देखा सपोर्ट उनको करते कि हैं। वो किसी पे गलत हाथ डालते हैं। मैंने उनको नहीं कभी देखा, भी ना नहीं, वो कभी किसी भी को नहीं। नाजायज़ तंग कर रहे होते हैं, पूरे एविडेंस के साथ जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त फरमाए। तो वो बाकायदा वो हाँ, बिल्कुल सही आमीन, करते आमीन। हैं। तो ऐसे ही हमारे और तमाम मीडियाज़ भी करें और उनके एंकर इस बात को ले लें, उनके मालिकान भी ख़ास तौर पे। अगर वो इसको ले लें कि बिल्कुल। पैसे को कमाई का ज़रिया ना बनाएँ, क्वालिफ़ाइड वाले तबीबों को खुद चेक भी कर सकते हैं, उनको भी पता है कि कौन-सी है। अब तो हमारी वेबसाइटें बनी हुई हैं, सही। नेशनल काउंसिल फॉर तिब पे भी जाके चेक कर सकते हैं, उनका सीरियल नंबर डाल के। इसी तरह से हेल्थ केयर कमीशन में सही। जाके उनके सीरियल नंबर भी चेक कर सकते हैं। ये कर लेना चाहिए। और दूसरा ये तो बहुत आपने अच्छी बात की और इकरारुल हसन को हम सब सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और सर आपको भी ज़िंदगी सेहत दे कि आप यहाँ पर आके आपने ऐसी बात की है ना, माशाल्लाह से अच्छी बात की है, लोगों को एक अवेयरनेस दी है
और सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं हर्बलिस्ट बन रही हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं बन जाऊंगी, कितना टाइम मुझे लगेगा? 1.5 साल लगेगा? और सर अभी 1.5 साल आपका लगेगा, कितना टाइम 1 साल लगेगा आपका मुझे? क्लास है और 6 महीने आपका हाउस जॉब है। उसके बाद आप फिर प्रैक्टिस की आपको इंशाल्लाह। इजाजत होगी, तो सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। फिर मैं डॉक्टर फरा बन जाऊंगी, या मेरे नाम के आगे क्या लगेगा जो सब लगा के नहीं, बैठे आप हुए हैं, तबीबा डॉक्टर रहेंगी, ये डॉक्टर तबीबा ये? तबीबा तबीबा फरा। मेरा क्या कसूर है सर? मेरा क्या कसूर है? सब डॉक्टर डॉक्टर, लगा के बैठे हुए असल हैं, में मुझे हमने किस इसको बात की मूव सलाह किया मिल है, रही है? डॉक्टर के लिए हमने नहीं। मूव किया है कि किसी को शौक है। लेकिन मैं बता दूं, मैं इस लफ्ज के ऊपर आपने पहले एक सवाल किया था, वो बीच में रह गया उसका जवाब, जी कि जी जी। डॉक्टर को हमें शर्मिंदगी नहीं समझना चाहिए कि हम अपने साथ डॉक्टर लिखें। तबीब या तबीबा जी लिखें, हकीम तो सिफाती नाम है अल्लाह का, हिकमत तो उसको जिसने अता की वो खैर कसीर से अता की, उसने ठीक है। कसरत से अता की। लेकिन जिसको अता कर रहेगा तो उसको बल्कि फख्र होना चाहिए अपने आप को, हकीम या हकीमा लिखने पे बिल्कुल या तबीबा लिखने पे उसको फख्र होना चाहिए कि मैं सही। तो हिंदुस्तान में भी जाके जब एक फोरम पे था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मैंने वहाँ यही कहा था कि हमें फख्र है कि हम अपने आप को हकीम लिखते हैं और दवाएं भी हम तिब्बे यूनानी की इस्तेमाल करते हैं, कराते हैं। हम अपने हमारे कवानीन हमारे इतने अच्छे हैं, वरना इंडिया में तो ये है कि बाकायदा वहाँ कोई सी भी दवा कोई भी पढ़ के आ जाओ, चाहे हकीम बन के आ जाओ या कोई भी आ जाओ, वो डॉक्टर लिखने का फख्र महसूस करते हैं और दवाएं एलोपैथिक इस्तेमाल सही करते हैं, चाहे वो तबीब हो या होम्योपैथ हो। तो सही हमारे मुल्क में सही। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह कवानीन है और बिल्कुल सेहत के साथ सही उसके ऊपर है। अच्छा आप सर माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी बातें हुई, क्योंकि मैं कासमी तिब्बी कॉलेज से मैं पढ़ती हूँ माशाल्लाह से। कासमी तिब्बी कॉलेज बहुत ही ज़बरदस्त सा है, बहुत अच्छी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं। जब मैंने स्टार्ट लिया तब भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, अब तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़ चुका है, बड़ा अच्छा सेटअप हो गया है, हॉस्पिटल भी है। सर वो लोग जो मुझसे भी पूछते रहते हैं, अलग अलग मैं चैनल पे जाती हूँ, आप कहाँ से स्टडी करेंगे क्या करें, मैं बताती रहती हूँ, लेकिन आपको पूरी दुनिया देख रही है। कुछ लोग मुल्क से बाहर भी होंगे, उनको आना भी होगा, उनको एडमिशन भी लेना होगा, जो हमारे मुल्क में भी होंगे। तो आप तफसीली बता दें। तो आपने बताया था कि मैट्रिक साइंस वो ज़रूरी है, इंटर साइंस या मैट्रिक साइंस इसकी लिमिट है, और उसके बाद एज क्या होनी चाहिए लास्ट एडमिशन लेने की, और कब से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, और एड्रेस थोड़ा सा बता दे, बाकी हम मेंशन कर देंगे, मैं भी खुद भी कर दूंगी। और थोड़ा सा इसको प्रोसेस बता दे ताकि नए लोग जिनको पता नहीं है कुछ भी, वो एडमिशन ले सके इजीली। इसमें जो आपने पूछा ना कि किस एज तक और कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन शख्स इसका अहल है एडमिशन लेने का, तो इसमें मैट्रिक साइंस लाजमी है, किसी भी बोर्ड से मैट्रिक साइंस उसने किया हुआ हो, और 45 यानी कि 45 साल से ज्यादा उम्र ना हो। इसमें जिन्स में मर्द या औरत की कोई कैद नहीं है, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र ना हो। जी। हाँ, ऐसे ऑप्शनल के जिसमें उसने मास्टर प्रोग्राम किया हुआ हो, किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटिव हो, उसका ताल्लुक हो, जैसे होम्योपैथिक किसी ने किया हुआ है, BHMS, तो वो ले सकता है। उसके लिए 45 साल की उन्होंने 45 से 50 साल उसकी लिमिट की है। वो भी यानी कि ऑप्शनल केसेस हैं, जो उसका केस जाएगा मिनिस्ट्री, वहां से अप्रूव हो के आएगा, वरना जो रूटीन में है वो 45 साल से ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं इस मौके पे एक बात जो कहना चाहता हूँ हुक्काम बाला को और अपने उससे, कि जैसे होम्योपैथिक को उन्होंने किया है कि वो इसको इंटर के बराबर उन्होंने यानी कि किया है 4 साल। हालांकि 4 साल का डिप्लोमा कोई शख्स करके, 4 साल का तो दुनिया भर में डिप्लोमा होता ही नहीं है, डिग्री कोर्स होता है, और हमारे यहाँ भी HEC डिग्री कोर्स उसको 4 साल कहती है। लेकिन ये 4 साल का करके इन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि इसको इंटर लेवल पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, 4 साल पे डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा। और अगर इंटर लेवल पे करना है इसको, तो फिर इसको आप इसको 3 साल पे ले जाएं, मैट्रिक साइंस के बाद 3 साल के ऊपर। और 2 प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं, एक 5 साल का और एक 3 साल का। इसका 1 साल कम किया जाए, क्योंकि इसका कोर्स इतना है कि इसको हम 3 साल में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि लीगली पाबंदी है, तो हमें इसको 4 साल में ही करना होता है, तो 4 साल। हालांकि डिप्लोमा को उस जमाने में ज़ाहिर है 1965 में जब ये हुआ था, तो ज़ाहिर है कि उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त तो 1950 तक जो है वो मैट्रिक MBBS भी होते थे सारे जो डॉक्टर बनते थे। लेकिन उसके बाद फिर उसमें इंटर का वो आ गया, तो हमारे यहाँ इंटर का बदकिस्मती से अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इंटर के बाद अगर ये होता तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन ऑटोमेटिकली 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। तो मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ और उनसे अपील कर सकता हूँ कि हुक्काम बाला, हमारी कौंसिल ने तो बार बार इस बात को लिखा है, लेकिन ये अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमारी पूरी जो है कौमी असम्बली जो है ना, नेशनल कौंसिल वो है जो असम्बली, वो इसको अमेंडेड करेगी। हमारे कानून 1965 का जो प्रैक्टिशनर एक्ट है उसमें तरामीम हो जाए तो इंशाल्लाह फिर ये मामला हल हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई और क्योंकि हमारा जो टॉपिक था नीम हकीम खतरा इजाद, जो कि आपने बताया कि हकीम के साथ नीम नहीं लगना चाहिए। यही बात हमने प्रूव करनी थी आज के प्रोग्राम के थ्रू कि हकीम जो होता है, वो बहुत मेहनत से बनता है, बहुत पढ़ने के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद बनता है। वो इस तरह नहीं बनता कि हम नीम का नाम रख लें। लेकिन हमारा जो इशारा था नीम उनकी तरफ जो हमने आज के टॉपिक में हमने बात की। सर एक ऐसी बात लास्ट में आप कर दें कि जो नीम हकीम बने हुए हैं, हकीम नहीं है वो नीम ही नीम बने हुए हैं, उनका दिलों में थोड़ा सा तो खौफ है खुदा आ जाए, उनके लिए कोई ऐसी बात कर दें यहाँ पे। देखिए उनके लिए सिर्फ मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो अल्लाह के आगे अपने झुकें और फिर जब झुकेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि वो कितना गलत कर रहे हैं, वो कौम को लोगों को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह और रसूल के नाम पर भी देते हैं और मुख्तलिफ उनकी जब उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको ये हक ही नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकें। वो जानते हैं कि उन्होंने सब इलीगल काम किया हुआ है। ये नहीं है कि मैं किसी के साथ यानी कि 20 साल मैंने तजुर्बात में ज़िंदगी गुजारी तो मैं क्वालिफाइड बन गया हूँ या मुझे वो फ़न आता है। वो फ़न आना और चीज़ है, लेकिन वो किसी हकीम का असिस्टेंट बन के तो काम कर सकता है कि उसके पास जाए, बिल्कुल। या उससे बेहतर है कि वो खुद रहे और अपनी तजावीज़ ज़रूर दे उस हकीम को, लेकिन हकीम को बाकायदा अपने पास अपॉइंट कर ले और उसको बताए कि जनाब इसका ये इलाज हो सकता है। उसके मुशावरत से फिर कोई दवा उसको बताते रहे, वो डायरेक्ट किसी मरीज से ये इन टच ना रहे, ताकि वो अगर चाहता है कि उसकी रोटी रोजी चले तो उसका मालिक, उसकी दुकान का मालिक तो कोई तबीब हो सकता है, वो तबीब को अपॉइंट कर ले ना। बड़े-बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी एनजीओ जो चलाती हैं वो हॉस्पिटल की वो खुद भी डॉक्टर होते हैं। वो डॉक्टरों को अपॉइंट करते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टरों को अपॉइंट करते हैं, तो क्वालिफाइड हकीम को अपॉइंट कर ले वो। और मेरा उनसे मशवरा ये है कि खुदारा जिन लोगों की ज़िंदगियों से नहीं खेलें और अपने पास मुस्तनद तबीब को अपने पास बिठाएँ और फिर अपने काम को जारी रख सकते हैं वो। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, इतनी मुफीद बातें बताई, इतनी सारी चीज़ें बताई। बस अल्लाह करे लोगों को ये बात समझ में आ जाए और जिन लोगों के लिए हमने ये प्रोग्राम किया उनको ये बात समझ में आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और सर हम इंशाल्लाह आपको दोबारा से ज़हमत देंगे और बहुत सारे टॉपिक लेकर। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आपकी कितनी सारी जो उलझने हैं उनको हमने सॉल्व किया। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे हम आएंगे और अच्छा एक टॉपिक लेके, प्रोग्राम लेके। दुआ में याद रखें और आपकी बहुत सारी मोहब्बत प्यार मुझे मिलता रहता है। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल, मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका कुछ नया पकाओ। अल्लाह